हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट फिजिक्स एकेडमी जेई। मैं आपका टीचर विवेक जौहरी और आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पर एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम किस चीज़ के लिए है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे और कितनी इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं आप कि पूरे साल में आपको ये एक बार 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा। तो ध्यान से समझिए कि इसे कैसे ड्रा करते हैं और हर चीज़ के क्या कनेक्शन होंगे उसको समझने की कोशिश करिए। बैटरी, अब यहाँ पर आप बैटरी देख रहे हैं, प्लस माइनस सिंबल करेक्ट लगा होना चाहिए। करंट प्लस से आउट होती है बैटरी के और नेगेटिव में इन करती है, ये डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। एक गिवन रेजिस्टेंस R जो कि फिक्स्ड है। वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। दूसरी बात, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना होता है, वोल्ट मीटर को उसके पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल यानी वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्ट होता है। तो फिर बात यह कि हायर कौन सा होगा, लोअर पोटेंशियल पॉइंट कौन सा होगा, आपको याद रखना चाहिए कि आप अगर करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाएगा। इस हिसाब से जो ए पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और बी पॉइंट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ये कनेक्शन रहा आपका वोल्ट मीटर का। करंट यहां से फ्लो हुई तो I इंटू R पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिसे आप क्या कह रहे हैं, वोल्ट मीटर। करंट आगे गई, करंट कितनी फ्लो हो रही है उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? अमीटर लगाकर। अमीटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं। तो सही कनेक्शन ये है कि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से होगा और लोअर नेगेटिव से। अब आप देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो आप इधर बढ़ते चले जाएंगे, पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। इसका ये कनेक्शन हायर पर है और ये कनेक्शन लोअर पर है। आगे बढ़िए, एक स्विच लगाया। स्विच में इस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप पॉइंट नहीं लगाओगे ये, तो ये क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट। ओपन का सीधा मतलब है कि आपने ये सर्किट ब्रेक कर रखा है। अब सर्किट ब्रेक है तो करंट का पाथ पूरा नहीं होगा। करंट का अगर पाथ पूरा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्विच लिया गया है वो कंप्लीट है यानी क्लोज है या नहीं है। यह है रियोस्टेट। रियोस्टेट ऐसी डिवाइस है जिससे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का इंक्रीज भी किया, ये फिक्स्ड है। इसे बढ़ाएंगे आप तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फिर टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसका सिंबल इस तरीके से बनता है। और लास्ट कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो पूरे राउंड को दिखाया मैंने। आप इनमें से कोई सा एलिमेंट भी आप यहां से डिलीट मत कर दिएगा, ना तो सर्किट रॉन्ग होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब ये करंट की वैल्यू ये फिक्स्ड है, बाकी चीजें हम आइडियल मान के चल रहे हैं। तो करंट की वैल्यू आएगी, बैटरी का वोल्टेज B बैटरी लिखा है, अगर छोटा दिखाई दे रहा हो तो मैं पढ़ देता हूं उसे, बैटरी लिखा है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पूरे राउंड में जो भी रेजिस्टेंस मिलेंगे वो आपके सीरीज में काउंट होंगे, यानी R प्लस RH। अब आप क्या करिए, RH की वैल्यू कुछ भी आपने एडजस्ट कर रखी है
तो आपके पास ये अमीटर करंट बताएगा, आई आ जाएगा, और ये वोल्ट मीटर बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गिवन रेजिस्टेंस आर, और आपको निकालना होगा V अपॉन आई। जो भी वैल्यू आएगी वो इस गिवन वायर का रेजिस्टेंस कहलाएगी, और ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। आपने इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज अगर आपने किया तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो I इंटू आर, ये आई आर क्या है, ये गिवन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी इंक्रीज करेगा। आप एक बार फिर V अपॉन आई का रेशियो फाइंड करेंगे जो कि प्रैक्टिकली कांस्टेंट आएगा। प्रैक्टिकली इसलिए कह रहा हूं कि आप इसे थ्योरेटिकल ना करते हुए अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो कुछ वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। फिलहाल प्रैक्टिकली कांस्टेंट आएगा और हम इस तरीके से ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस सर्किट के साथ आपको 2-3 सेंटेंस लिखने होंगे। क्या लिखेंगे आप कि द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ इज शोन इन द फिगर। दूसरा आप क्या लिखेंगे, वी विल एडजस्ट द वैल्यू ऑफ resistance by using rheostat and we will note the meter reading as well as voltmeter reading and find V upon I ratio. Once again, next point, we change the resistance by using the rheostat and we will find the ratio potential difference to the current flows through it, through the resistance R. This ratio will come approximately या practically constant and we can verify Ohm's law। तो 2 या 3 सेंटेंस चाहिए होंगे। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा, ये हो सकता है स्टेटमेंट आपसे यहां पर डिस्कस कर ले कि राइट द स्टेटमेंट एंड ड्रा द सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई Ohm's law, ये आ सकता है। और आपसे हो सकता है और क्वेश्चन थोड़ा सा आगे को इंक्रीज करे कि गिव द लिमिटेशन या ड्रॉबैक ऑफ ओम्स लॉ। तो आप आसानी से लिख सकते हो क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है, और जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं अगर पुराने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है। तो ये आपके पास है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन के लिए सर्किट डायग्राम। एक नंबर का क्वेश्चन ऐड हो सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो आप एक ग्राफ भी ड्रा कर देंगे। कैसे करेंगे ड्रॉ, वो देखिएगा आप। ये I, ये V और ये स्ट्रेट लाइन, ये भी आपका 1 मार्क का होगा। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कि ये समझ में आया होगा। मैंने हर एक कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन किया और आप इसे 1-2 बार रिवाइज करके इतना अच्छा तैयार करिए कि 5 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे साल में एक ना एक बार आपको दिखाई देगा। मे बी हाफ ईयरली के पेपर में, मे बी प्री बोर्ड और आपके जो मेन एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें दिखाई दे सकता है ये पूरे 5 मार्क्स में। तो इस तरीके से इसका वेरिफिकेशन होगा। अब हो सकता है कि क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, पेपर में ये पूरा सर्किट आपको दिखाए और कुछ एरर यहाँ पर शो कर दे और कहे आपसे करेक्ट करिए। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या बैटरी के टर्मिनल के साइन यहाँ पर मेंशन है, क्या वोल्ट मीटर के साइन मेंशन है प्लस माइनस, क्या मीटर के साइन मेंशन है। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस इंडिकेट करेंगे। और फिर आप चेक करेंगे क्या सर्किट, क्या की के क्लोज है या ओपन है। अगर ये ओपन दिखाई दे रही है तो इसे आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ध्यान रखिएगा। तब आप इस सर्किट की जो भी अब सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है और आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। 1 नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज द एरर
इन दिस सर्किट डायग्राम। अब आप देख रहे हैं सारी चीजें तो सही लगी हुई हैं, लेकिन आप भूल जा रहे हैं कि जो की है वो ओपन है, ये काम नहीं करेगा सर्किट। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। तो आप इसे क्या कर दे, यहां पर पॉइंट लगा दे, क्लोज हो जाएगी। आपसे पूछेगा एरर क्या है, तो आप एरर ढूंढिए सर्किट में। तो आप लिखेंगे एरर ये है कि जो स्विच के है वो ओपन है, ये सर्किट काम नहीं करेगा। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है, जबकि पेपर में आपको पूरा सर्किट डायग्राम बनाएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा कि इसमें एरर क्या है। तो एरर है कि की क्या है, ओपन है। अब इसे अगर क्लोज कर दे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैं रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये चारों ही टर्म एक्सप्लेन कर चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि इनके फार्मूले कैसे और कब यूज किए जाएंगे। साथ ही साथ वो फैक्टर्स भी यहां पर डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड्स करते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के ठीक बाद वाले लेक्चर में मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टर्म की बात करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, वो देखिएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका डिनोशन क्या है, यहां लिख देता हूं अल्फा। क्या है, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है चेंज इन द रेजिस्टिविटी अपॉन इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये फार्मूला होता है, यानी अल्फा इज इक्वल टू ρ2 बाद की रेजिस्टिविटी है माइनस ρ1 इनिशियल है, ρ1 और T2 माइनस T1, या अल्फा इज इक्वल टू, इसे डेल्टा रो लिख सकता हूं, अपॉन ρ1, इसे डेल्टा T लिख सकता हूं। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, जो ρ2 की यूनिट होगी, अगर आपको याद हो ओम इंटू मीटर, इसकी भी वही होगी, अपॉन में ये ρ1 है, इसकी भी ओम इंटू मीटर होगी, तो और इनकी डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो आपकी ये यूनिट सॉल्व होके आएगी डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1। अब डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे आप, क्या चीज, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसे डिफाइन करने का तरीका रहेगा, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज। बोले सर कह रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज, बच्चों चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर। इसे यूनिट कर दिया, इसे भी 1, इसे भी 1, तब अल्फा डिफाइन होगा, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड as the fractional change in the resistivity due to unit change
इन द टेम्परेचर। तो आप एंड इट्स यूनिट इज डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1 इसकी यूनिट होती है। तो आप नॉलेज के तौर पर इसे याद कर सकते हो। और हम आपको बता दें अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है। याद रखिएगा अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है, अल्फा की वैल्यू सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है। इसी कारण से अल्फा यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल्स की रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो ये कुछ बातें हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में, तो आप इसे देख सकते हैं। एक फार्मूला चाहें तो आप और लिख सकते हैं, ρ2 इज इक्वल टू, भाई से ड्राइव कर लो भाई, अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था, ρ2 माइनस ρ1 T2 माइनस T1, ये था आपके पास। यहां से कितना आएगा भाई, अल्फा ρ1 T2 माइनस T1 ρ2 माइनस ρ1। तो ρ2 बराबर कितना आएगा, ρ1 प्लस अल्फा ρ1 T2 माइनस T1। तो ρ2 ρ1 कॉमन ले लो तो कितना आया भाई, ये इसे लिख सकते हो ऐसे, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ध्यान रखिएगा यह फार्मूला रेजिस्टेंस की टर्म में भी लिखा सकता है। नोट में लिख रहा हूं, नोट में यह फार्मूला R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यानी R2 क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, R1 क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। अल्फा यहां क्या कहलाएगा, यहां बस थोड़ा सा नाम बदलेगा, अल्फा कहलाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पर अल्फा क्या कहलाएगा, इस वाले फार्मूले में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और एक नोट मैंने क्या कहा था, उस समय लैंग्वेज में बोला था, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर्स। अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल के लिए, जबकि अल्फा नेगेटिव। बोले सर ये बता रहे हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में भी बात करूँगा और उनका यूज़ किस किस के लिए किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो रिवीजन तो आप ही को करना है, मुझे नहीं करना है। आप इसे करिए, और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। गुड बाय स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। आगे लेक्चर में हम बात करेंगे आगे टॉपिक्स की, और मैं आपसे कह रहा हूँ इस थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट होने के बाद मेरे और लेक्चर मिलेंगे आपको, जिसमें हम प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।